जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण और उनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से पढ़ेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि किसका किसमें वर्गीकरण किया गया है। हर शब्द को समझना है जिससे हमें याद हो जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए। तो आप ध्यान से देखें और समझें व्यंजन किसे कहते हैं और उनका फिर आगे वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता, जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र वर्ण स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर में नहीं ली जाती है, और व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ली जाती है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रश्न बनता है स्वर के लिए कि स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं, तो हमारा आंसर होता है स्वर वर्ण। और हमें याद रखना है व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 11 स्वर वर्ण होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हिंदी हमने पढ़ा, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ये व्यंजन नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना है आपको। कुल वर्ण है, ये वर्णमाला के वर्ण है, यानी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, तो दोनों मिलाकर 44 होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है कि कुल पूछा जाए, कुल वर्णमाला में हिंदी की जो कुल वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण होते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन वर्ण के अतिरिक्त अन्य जो वर्ण होते हैं उनको हम आगे देखेंगे। तो हमें याद रखना है, जब केवल ये पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आंसर होना चाहिए 44। जबकि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 52। अब हम देखते हैं कि 52 कैसे होते हैं। तो 33 व्यंजन वर्ण, 3 संयुक्त वर्ण जो नीचे संयुक्त अक्षर होते हैं, और 2 अयोगवाह जो स्वर में होते हैं, और 2 उत्क्षिप्त, 1 मिश्रित और 11 स्वर। यहाँ संयुक्त में कई बार 4 भी बता देते हैं। 4 ऐसे कि 3 जो संयुक्त होते हैं क्षत्रज्ञ, और ये जो मिश्रित है वो श्र, इस प्रकार से 4 होते हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरे 52 वर्ण हो जाते हैं। तो अब हमें पता चला कि कैसे 52 होते हैं, और इनको अगर कुल पूछा जाए तो 52 हमारा आंसर होना चाहिए। आगे हम इनका वर्गीकरण देखते हैं कि कौन से वर्ण किस में आते हैं। तो देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। जो व्यंजन का वर्गीकरण है उनके 2 आधार है, वर्गीकरण के 2 आधार है। 2 कौन कौन से? एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। जो मुंह में स्थान, कौन से स्थान पर हमारी जीभ टच होती है, या कौन सा जो मुंह का अवयव है वो किस जगह प्रभावी होता है कौन से वर्ण को उच्चारण करने में, तो उसके आधार पर है ये। और ये है प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार से व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहला है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, और अवयवों के अवरोध के आधार पर। इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इनको एक एक को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं श्वास वायु के आधार पर। तो श्वास वायु के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनको 2 भागों में बांटा गया है। श्वास वायु के आधार पर देखते हैं हम। सबसे पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ये ध्यान रखना है, ये श्वास वायु के आधार पर। प्राण यानी, प्राण क्या है? हमारी श्वास ही हमारे प्राण है। जो हमारी श्वास वायु होती है वही तो हमारे प्राण है। तो हमें इसका भेद भी याद रह जाएगा कि ये कौन से में आएगा, श्वास वायु में आएगा। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जिसको बोलने में कम मात्रा में श्वास बाहर निकले, क्योंकि हमें शब्द से ही पता चल रहा है अल्प। अल्प यानी कम, यानी जिसको बोलने में जो हमारी श्वास है वो बाहर कम मात्रा में निकले। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और 5वां। जो स्पर्श व्यंजन है 25 क च ट त प,
ये जो सीरीज आती है क च ट त और प, इन पांचों लाइन में से पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 5 लाइन में से 3 वर्ण है तो 15 वर्ण कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन। 3 वर्ण स्पर्श हो गए। इसके अतिरिक्त जो अंतस्थ वर्ण है, आगे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, य र ल व, यानी 15 वर्ण तो वो हो गए और प्लस 4 अंतस्थ वर्ण। तो ये कौन से हैं? ये अल्प प्राण है। इसी तरह से हम महाप्राण देखते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है, वो होते हैं महाप्राण। अब वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं दूसरा और चौथा। जो क च ट त प स्पर्श व्यंजन है, उसकी प्रत्येक लाइन में से दूसरा और चौथा वर्ण, यानी 5 लाइन में से 2 वर्ण हो गए, एक दूसरा और एक चौथा। तो 5 लाइन में से 2-2 वर्ण यानी 10 वर्ण। 10 वर्ण कौन से? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? श, श और श है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो आगे हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी हुई? 10 + 4, यानी कि जो 14 वर्ण है वो हो गए हमारे महाप्राण। अल्प प्राण, इनकी संख्या 19 और जो महाप्राण है उनकी संख्या 14। अब इनमें एक चीज़ और है कि इनमें जो स्वर वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं और जो महाप्राण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं, उनकी संख्या होती है 14। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखो, अल्प प्राण और महाप्राण, महा का अर्थ है महान, तो जो महान लोग होते हैं वो कम ही होते हैं। महान लोग कम ही होते हैं, कम संख्या में होते हैं। इस प्रकार से अगर हमने याद रख लिया तो हमें याद रह जाएंगे कि जो अल्प प्राण है उनकी संख्या ज़्यादा होगी, जबकि महाप्राण की संख्या कम होगी, क्योंकि महान लोग कम होते हैं। तो ये तो थे हमारे श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे स्वर तंत्री या कंपन के आधार पर। कंपन या घोष, कंपन या घोष के आधार पर, तो जो वर्ण को बोलने में आवाज में कंपन हो, और कंपन कैसा? कम या अधिक, कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस आधार पर जो विभेद किया गया है, वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, उनको हम देखते हैं। इनको भी 2 प्रकार से बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष से अर्थ है अघोष, अ का अर्थ है नहीं, यानी जिसमें घोष नहीं हो, और सघोष यानी घोष के साथ, यानी जिसमें कंपन हो, वो सघोष। अघोष नहीं और सघोष साथ में। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, यानी जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा 5 लाइन के 2-2 वर्ण, ये हो गए हमारे 10 वर्ण। इसके अतिरिक्त स, श, स, ऊष्म व्यंजन में से 3 वर्ण, यहाँ है नहीं होगा, अघोष में है नहीं होगा क्योंकि वो सघोष होता है। तो 10 + 3 = 13, यानी जो हमारे अघोष व्यंजन है वो कितने हो गए? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हो गए हमारे 13। अब हम देखते हैं सघोष। सघोष यानी व्यंजन के साथ, तो ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन के 15 और अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4, और उस व्यंजन में से 3 इधर आ गए, स और है इधर आ जाएगा सघोष में 1, और सभी स्वर। तो हम इनको गिनते हैं 15 + 4 + 1, यानी 20 तो व्यंजन वर्ण और 11 स्वर वर्ण, ये होंगे सघोष में। तो इनकी संख्या हो गई 31। हमें याद रखना है अघोष की संख्या 13 और सघोष की संख्या 31। यहाँ याद रख सकते हैं क्योंकि जो संख्या है इधर 1 और 3 13, और इधर 3 और 1 31, यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। सघोष साथ रहने से संख्या अधिक होती है। देखो, ये ट्रिक याद रखनी है। वहाँ महान लोगों की संख्या कम होती है, तो महाप्राण में वर्णों की संख्या कम थी, जबकि यहाँ सघोष में अगर हम देखें तो साथ रहने से संख्या अधिक होती है। ये इसकी ट्रिक है। देखो, दोनों में हमने ट्रिक बताई है, अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। सघोष साथ रहने में संख्या अधिक होती है, यानी संख्या अधिक हो गई 31, और अल्प प्राण में
कम। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं आगे अवयवों के अवरोध के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। पहले हमने जान लिया कि क च ट त प जो वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं प्रत्येक लाइन में, तो 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन को हम जान लेते हैं। ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीभ या अन्य मुख अवयव अनेक प्रयत्न करते हैं। यानी निश्चित है कि हम बोलेंगे तो हमारी जीभ या मुख का और अवयव जो भी है वो प्रयत्न करता है बोलने के लिए। तो श्वास वायु जीभ, कंठ व होठ का स्पर्श कर, जो हमारी श्वास वायु है वो जीभ का, कंठ का और होठ का स्पर्श कर कुछ रुकावट के बाद स्फोट के साथ बाहर निकलती है, उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क च ट त प पांचों वर्ग के वर्ण यानी इनकी संख्या होती है 25, और जो मूल स्पर्शी यानी मुख्य रूप से जो स्पर्शी वर्ण है वो जो केवल जीभ का स्पर्श करते हैं उनकी संख्या है 16। तो ये हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग के 4 वर्ण, अंतिम वर्ण नहीं होगा इसमें, स्पर्श करते समय संघर्ष पैदा करता है, उसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। देखो शब्दों पर भी ध्यान दो, स्पर्श करते समय संघर्ष पैदा करे, वो हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और वो कौन से होते हैं? च वर्ग के 4 वर्ण स्पर्श करते समय संघर्ष पैदा करते हैं। अगला है संघर्ष व्यंजन। उच्चारण के समय प्राण वायु को घर्षण के साथ बाहर निकालना पड़ता है, उसे संघर्ष व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय प्राण वायु को घर्षण के साथ, वहाँ स्पर्श करते समय संघर्ष होता है और यहाँ घर्षण होता है। संघर्ष अलग है और घर्षण अलग है। घर्षण यानी घिसते हुए, और संघर्ष का यानी थोड़ा मुश्किल आए जिसमें, वो संघर्ष। संघर्ष के साथ बाहर निकलना पड़ता है, उसे संघर्ष व्यंजन कहते हैं। संघर्ष व्यंजन कौन से होते हैं? जो ऊष्म व्यंजन है स, श, स है, ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। तो संघर्ष व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, या इनको बोलने में जैसे जीभ घिसती है, इस तरह से याद रख लेना। अरबी फारसी के वर्ण भी इसमें आएंगे। अरबी फारसी जो वर्ण हमारे हिंदी में आ गए हैं, इन जो वर्ण है स्पर्शी व्यंजनी क, ख, ग, ज, फ, इनमें से ही ये 5 वर्ण हैं। क वर्ग के 3 और ज और फ च वर्ग के 2 वर्ण। इन सबके आगे एक बिंदु लगी हुई है जिसे नुक्ता चिन्ह भी कह सकते हैं। तो ये 5 वर्ण और ऊष्म व्यंजन संघर्ष व्यंजन है। संख्या भी हमें इनकी याद रखनी है, प्रश्न में संख्या भी पूछी जा सकती है। नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण हम सभी जानते हैं, जो नाक के द्वारा बोलना पड़े, मतलब हवा नाक से बाहर निकले। नासिक के वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, और इनकी संख्या 5 है। ण, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण नासिक के वर्ण हैं। इसके बाद संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन जिसमें संघर्ष नहीं हो, उच्चारण में स्पर्श ना के बराबर, या श है, ना के बराबर क्षणिक स्पर्श हो, या तो ना के बराबर हो या बहुत ही क्षणिक नाम मात्र का हो स्पर्श हो, वो संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ये 2 होते हैं, य तथा व, इनकी संख्या 2 होती है, य और व। स्वर तथा व्यंजनों के बीच की स्थिति होती है इनकी, न स्वर में न व्यंजन में, या स्वर भी या व्यंजन भी, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो य और व 2 वर्ण होते हैं संघर्षहीन व्यंजन। इसके बाद लुंठित या प्रकंपित, जिसे लुंठित या प्रकंपित कह सकते हैं, वह वर्ण होता है र। वर्ण के उच्चारण के समय जीभ टकराकर लुढ़कती या कांपती सी लगती है। र जब हम बोलते हैं या बोलकर देखते हैं तो हम अपने आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी जीभ टकराकर लुढ़कती है या कांपती सी लगती है। अगला है पार्श्विक। तो पार्श्विक में देखते हैं, पार्श्व, पार्श्व यानी होता है बगल या किनारा। जीभ का अग्रभाग मसूड़ों को स्पर्श करे और हवा जीभ के किनारों पार्श्व से निकल जाती है। हम बोल के देखें ल, तो देखो जो जीभ का आगे का भाग है वो मसूड़ों को स्पर्श कर रहा है, और जो मुंह के अंदर से जो हवा निकलती है वो जीभ के दोनों किनारों से बाहर निकल जाती है। तो ल वर्ण पार्श्विक वर्ण कहलाता है। इसके आगे है उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण।
तो उत्क्षिप्त व ताड़नजात वर्ण में हम देखेंगे फेंकना। उत्क्षिप्त यानी होता है फेंकना। ये वर्ण होते हैं ड़, ढ़, बोलते समय मुंह से फेंके जाते हैं। ये अरबी फारसी के होते हैं अड़, ढ़। देखो ड ढ नहीं है ये, इनको बोलने में अड़, ढ़ की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अड़ या ढ की तरह बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे आर से प्रकट करते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि इन्हें जब इस प्रकार के वर्ण किसी शब्द में आते हैं और उनकी हम स्पेलिंग लिखते हैं तो डी नहीं आकर के उसमें आर आता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं भीलवाड़ा या साड़ी, तो भीलवाड़ा या साड़ी इस प्रकार से बोल भी देते हैं भीलवाड़ा या साड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ण आया है वो उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण है, तो इसको अड़, अढ़ की ध्वनि से बोला जाता है और इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरुआत में कभी नहीं होता है। ये प्रश्न यहाँ से ही पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कई लोगों को नहीं पता होता है। तो इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं होता है। इनको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे काड़ा, यहाँ बिंदी आएगी, काड़ा, चिड़िया, घड़ा, घोड़ा, ये चारों वर्ण शुरू में ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वहाँ से नहीं बाद में आए हुए हैं। इसी तरह और अन्य शब्द भी हम गौर करेंगे तो कोई भी ड और ढ से तो शुरू हो सकता है कोई भी शब्द, जैसे ढोलक है, डमरू है, लेकिन बाद में ढोलक, डामर, डगर, ये देखो ड और ढ से शुरू हो रहे हैं लेकिन इनके नीचे बिंदु नहीं है क्योंकि ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। और जिन शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन आना है वो हमेशा किसी भी शब्द के बाद वाले शब्द होते हैं। जैसे यहाँ काड़ा, बिंदु है, यहाँ छूट गया लगाना, तो यहाँ काड़ा है, ये चिड़िया है, ये घड़ा है और ये घोड़ा है। हमें बोलने में भी पता चल रहा है कि हम ड नहीं बोल रहे हैं, ड बोल रहे हैं और ड बोल रहे हैं इसको। तो ये थे हमारे व्यंजन वर्गों का, जो व्यंजन वर्ण है उनका वर्गीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं और वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। कहीं भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और परीक्षा के समय इनको पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जीके के वीडियो भी पढ़ते रहें।